आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने एक एक कर तमाम मसलों पर पूरी साफ गोई से जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि यह दौरा उनका निजी दौरा है, लेकिन सियासी गलियारे में इस दौरे को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। तकरीबन शाम 5 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार का ये दौरा निजी है। सीएम नीतीश कुमार आंख का इलाज कराने दिल्ली पहुंचे हैं। अगले 3 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे। दिल्ली दौरा का है सर? हम देखिए बिल्कुल निजी काम से आए हैं। आंख का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी का चेकअप करके जरूरत होगा उसका लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसी के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं। हालांकि इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री से भी, और आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है उस पर बातचीत हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोग साथ हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल निजी दौरा है। उन्होंने अभी बातचीत करते हुए ये कहा कि हम अपने आंख बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आई चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो उनकी तरफ से इस बात से इनकार किया गया कि किसी भी तरह की कोई फिलहाल मीटिंग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो वो प्रधानमंत्री का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सब कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों अचानक क्यों चला है। पहले ऐसा कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम लोग साथ में है, कोई किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे सियासी महाभारत पर सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। उनका खुद ही का बयान है एनडीए का, और वो जो कुछ भी पार्टी के अंदर का मामला है तो लोग अपना कर रहे हैं, उसमें वाला हम लोगों को क्या मतलब। पारस जी को आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में पारस जी का? पूरे मामले में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। जो कुछ भी आपस का मामला है, लेकिन कुछ लोग हम ही लोगों पर बोलते हैं, तो हमको खैर उस पर भी कुछ नहीं एतराज है, इसलिए कि हम पर बोलेंगे तभी ना पब्लिसिटी मिलेगी, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। पप्पू यादव के जेल जाने को लेकर जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो उस मामले पर भी मुख्यमंत्री ने साफगोई से कहा कि पप्पू यादव का मामला अभी कोर्ट में है। पप्पू यादव पर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू यादव को आप हमने कुछ नहीं किया। कोर्ट का तो उनका कोई मामला था पहले का, उससे है, कोर्ट का मामला है, हम लोग का कोई। प्रधानमंत्री से अभी तक उनका कहना है कि मेरी कोई भी समय नहीं मांगा, न मुलाकात होगी, जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर्स के कहने पर ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। 3 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर है, लिहाजा बिहार से लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा रहने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ अशरफ काजमी की रिपोर्ट। और राजधानी पटना में आज एसएलबीसी यानी बैंक अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने मीटिंग की और इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में सीएम ने बैंकों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है और उसमें सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार विकास की बुलंदियों को छुए, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विकास में बैंकों की भूमिका अहम होती है, लिहाजा आज सीएम नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें सीएम के अलावे डिप्टी सीएम, कई बैंकों के अधिकारी और कई विभागों के मंत्री शामिल हुए। गहन समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बैंकों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। सीएम नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर की, मसलन सीडी रेशियो का कम होना, तय लक्ष्य से कम लोन देना, बिहार में सीडी रेशियो 46.40% का होना, जो औसत से काफी कम है। सीएम ने कहा कि लोगों को 76% के करीब लोन मिलना चाहिए। पटना जिला का सीडी अनुपात भी काफी कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीडी रेशियो पर चिंता जाहिर करते हुए बैंकों को इसमें जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि बिहार में जितनी राशि बैंकों में जमा होती है उस अनुपात में लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है।
इसमें सुधार के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया है। सरकार ने बैंकों को हर पंचायत में शाखा खोलने का निर्देश भी दिया है। बैंक का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार वो राशि बिहार पर खर्च नहीं हो रही है, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। और बिहार में सभी पंचायतों में कम से कम एक व्यावसायिक बैंक की शाखा खुले, इसके लिए भी आग्रह था, मेरी ओर से भी आग्रह था। दरअसल बैंकों में जितना पैसा जमा किया जाता है उसके सापेक्ष कितना पैसा बैंक लोन के रूप में बांट रहे हैं, इसी के अनुपात को सीडी रेशियो कहा जाता है। बैंक कम लोन देंगे तो विकास की संभावनाएं सीमित होंगी, मतलब सीडी रेशियो का सीधा ताल्लुक विकास से है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार सुराग तलाश रही हैं और इस मसले में ब्लास्ट के तार अब कई राज्यों से जुड़ चुके हैं। सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से 6 संदिग्ध दिखे हैं, जिसमें 4 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेपर्दा होगा दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट का राज। 6 संदिग्धों और 6 शहरों से जुड़े ब्लास्ट के तार। मोहम्मद सुफियान का सामने आया कश्मीर कनेक्शन। दरभंगा में ब्लास्ट, निशाने पर था हिंदुस्तान। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उससे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे का राज जल्द बेपर्दा होने की उम्मीद है। अब तक ब्लास्ट के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड और तेलंगाना है। सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। 6 में से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच पार्सल पर लिखे मोहम्मद सुफियान के कश्मीर जेल में बंद मोहम्मद जावेद से तार जुड़े हैं। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने को लेकर मोहम्मद जावेद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर गई बिहार रेल पुलिस की एक टीम भी एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीएसपी वो सारे सीसीटीवी फुटेज का भी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें प्रगति हो रही है। अब जान लीजिए दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में अब तक क्या जानकारी मिली है और कौन से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ये साफ है कि सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया था, लेकिन दरभंगा में कौन रिसीव करने वाला था ये साफ नहीं हो सका है। ये भी जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि मोहम्मद सुफियान के नाम का पार्सल था, लेकिन भेजने वाले कौन थे, सीसीटीवी फुटेज के बाद अब तस्वीर साफ हो पाएगी। पार्सल पर मिले नाम के आधार पर जांच में मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड मिला है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। बंडल के बीच शीशी में केमिकल से ब्लास्ट का शक है, लेकिन शीशी में कौन सा केमिकल था ये साफ नहीं है। कपड़े के बीच शीशी में केमिकल मिला ये जानकारी है, लेकिन क्या ये केमिकल दरभंगा मॉड्यूल का ड्राई रन था ये जानकारी जुटानी बाकी है। पार्सल पर एक मोबाइल नंबर दर्ज है जो यूपी के मुजफ्फरनगर शामली में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन मोबाइल सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये अब तक साफ नहीं है। जाहिर है जब अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा तब ही ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ना आसान होगा और पूरी साजिश का खुलासा संभव होगा। लेकिन सवाल है कि क्या दरभंगा मॉड्यूल को एक बार फिर से
एक्टिव करने की साजिश है? क्या बिहार या देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनआईए ने पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद हथियार और विस्फोटक मामले में जांच शुरू कर दी है। हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल जी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। रिपोर्ट देखिए। एनआईए की टीम पहुंची बिस्टॉल गांव। नक्सली नंदलाल के घर एनआईए की टीम। नंदलाल के घर मिले थे विस्फोटक। पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद अवैध हथियार और विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद के कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव में हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। जहानाबाद पुलिस के साथ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने परशुराम सिंह के घर और बागीचे का भी बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल 31 मार्च को एसटीएफ ने बिस्टॉल और पटना में छापेमारी की थी। टीम ने परशुराम सिंह समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद विशेष कोर्ट की पहल पर 21 जून को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। हम लोग के यहाँ कड़ौना ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो इस ग्राम बिस्टॉल है, इसमें एक उग्रवादी को हम लोगों के द्वारा हथियार के और उसके बम के जो निर्माण सामग्रियाँ हैं उनके साथ में गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के संबंध में सेंट्रल एजेंसी जो है पूछताछ के लिए आई। इधर गिरफ्तार नक्सली परशुराम सिंह के भाई ने अपने दोनों भतीजों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। पूरा गांव उग्रवादी के नाम से मशहूर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे लोग को पकड़ के ले गए, बच्चा लोग तो दोषी नहीं, चोर तो हम हैं। बरामद हथियार और विस्फोटकों को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। एनआईए की टीम इस जांच में जुटी है कि आखिरकार नक्सलियों ने किस मकसद से पटना जहानाबाद में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जुटाए थे। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब एहसन की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों, मोहल्लों और घर तक जल जमाव की स्थिति है। अस्पताल का भी हाल बेहाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। पानी में डूबे खेत और सड़कें। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां भले ही गंडक के जलस्तर में लगातार कमी हो रही हो, लेकिन सदर प्रखंड के रामनगर में कई सड़कें और खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। विभूतिपुर प्रखंड के दलसिंह सराय शाहपुर रोड में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ 5 रोज पहले पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से बाहर हो गया, जिसके बाद लोग लकड़ी का पटरी डालकर किसी तरह आ जा रहे थे। लेकिन अब पानी अप्रोच पथ के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्सन एकमात्र विकल्प था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके फिर यहीं 100 मीटर का रास्ता तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूर घूमना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। डायवर्सन तो बहुत गलत समस्या है, जो आने जाने के लिए इतना त्रुटि है जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है। मधुबनी में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में करीब 7 पंचायतों में बाढ़ की आहट से लोग सहमे हुए हैं। कोसी और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बसे करीब दर्जन भर गांव के लोगों के लिए बाजार, हाट या अस्पताल तक जाने के लिए नाव ही सहारा रह गया है। अब ये आने जाने का बस ये नाव ही सहारा रह गया है। बस यहाँ यही सहारा है। तो ये मतलब अगले 3-4 महीने बस ये, और कुछ उपाय नहीं है यहाँ पे? जी नहीं, अभी जब तक पानी रहेगा तब तक बस यही एक उपाय है। छपरा में भी बारिश से जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल के RT-PCR लैब, डायलिसिस और पोस्टमार्टम रूम समेत कई विभाग पानी में डूब गए हैं। इससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार, छपरा से संतोष कुमार, मधुबनी से अमित रंजन के साथ समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
उधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि विभाग बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। विभाग की पूरी तैयारी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद काम पूरी तरह कर लिया गया है। 16 तारीख को 4,12,000 क्यूसेक पानी निकला। नॉर्मली जून में इस समय 50,000 क्यूसेक पानी रहता था, मतलब 9 गुना ज्यादा पानी जून में। एक गंडक का बात बता रहा हूं। ऐसे ही रेन पूरा नॉर्थ बिहार के अन्य रिवरों में तो निश्चित रूप से इतना पानी तो एक्सपेक्ट, सब पानी नॉर्मली जुलाई और अगस्त में होता था। और आज के डेट में सारे नदी का जलस्तर नीचे है, कोई खतरा की बात नहीं है। पीएमसीएच में काम करने वाली नर्सें हॉस्टल खाली करने के लिए पीएमसीएच प्रशासन के आदेश को लेकर आक्रोशित हैं। नर्सों ने पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है, नाराजगी जताई है और नर्सों से बात की हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। कल तक जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किए जा रहे थे, आज अपने एक कमरे के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ, ये मामला पटना के पीएमसीएच का है, जहां पे पीएमसीएच प्रशासन ने आदेश दिया है कि जो नर्सेस हैं उन्हें 15 दिन के अंदर जो छात्रावास है जो रहते हैं वो उसे खाली करना है। और ये ज़रा नोटिस देखिए, ये नोटिस जो है यहाँ पे चिपका दी गई है और यहाँ पे उनको कहा गया कि 15 दिन की मोहलत दी गई है। और सबसे बड़ी समस्या इन कोरोना वॉरियर्स के बीच में ये है कि इन परिस्थितियों में इन्हें अभी कहीं पे मिल नहीं रहा है कि जहाँ पे वो अपना व्यवस्था कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने मोहलत मांग रखी है कि कहीं पे और व्यवस्था किया जाए। हम जानते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी हो रही है। हम लोग को परेशानी हो कि बाहर में डेरा नहीं मिल रहा है और बाहर में मेडिकल इमरजेंसी में ड्यूटी, बाहर से आ जाके ड्यूटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बार बार बुलाया जाता है। बीच बीच में कभी भी कोई सामान घट गया या डॉक्टर को कोई सामान का कमी हो गया, इमरजेंसी में ड्यूटी करने से सामान नहीं मिलती है। हम लोग का जो भी ये सुपरिटेंडेंट है कहीं व्यवस्था करके दें। सबसे बड़ी बात है ये अधीक्षक तो मिलते ही नहीं है हम लोग से। बड़ी बात ये है कि ये इनका कहना है कि पीएमसीएच बेहतर हो, एक अच्छी बिल्डिंग बने, ये सब लोग चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। लेकिन कोरोना जैसे हालात में जहाँ पे बरसात शुरू हो रही हो, वैसे में ये आदेश जो है किसी कहर की तरह इन पर बरपा है। जरूरत इस बात की है कि इन्हें एक कमरा मुहैया कराई जाए ताकि इनकी जो नौकरी है वो अच्छे से चल सके और सुविधाएं मुहैया हो पाए। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी कर दिया है कोरोना को लेकर और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार पर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन तीसरी लहर की तैयारी सरकार करे क्योंकि दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी के सुझाव का तो हम स्वागत करेंगे। सुझाव क्या है नहीं है उसको देखना होगा, लेकिन इस प्रकार से जो बार बार वो भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं, ये दुनिया में और देश के अंदर भी लोगों ने उनको समझ रखा है कि किसी तरह से भ्रम फैलाओ। जो विपक्ष का काम सार्थक होना चाहिए, सार्थक सुझाव होना चाहिए, ना कि आपने कह दिया नाकामयाब है, आपने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको दिखाई शायद चश्मा, कौन सा चश्मा उन्होंने पहना है मुझे नहीं मालूम। भ्रम फैलाना दूर करें, जनता में संदेश दें। वैक्सीन को लेकर के भी जो अच्छा संदेश जाना चाहिए, आज तक तो कोई उन्होंने अच्छा संदेश देने का काम नहीं किया। संदेश दें जिससे कि लोग टीकाकरण लगाने में आगे बढ़ चढ़ के आए। तो कभी वो कहेंगे कि ये टीका मत लगाओ, तो कभी इसमें ये खोट है, वो खोट न निकाले। अभी कोविड के कालखंड में, वैश्विक महामारी के कालखंड में एक दूसरे का सहयोग करना, आप जो भी उचित है वो जरूर बताइए। विपक्ष में है, आपकी भूमिका है, विरोध कर सकते हैं, विरोध करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसा विरोध नहीं जिससे जनता में भ्रम फैलना। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर है गया से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की पत्नी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डीएसपी की पत्नी ने कहा कि रेप की घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई थी।
ये बड़ी बात है कि आरोपी डीएसपी की पत्नी ने अपने पति की करतूत के बारे में कोर्ट में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की ने घटना के बारे में मुझे बताया था। और आपको यह बताएं कि रेप का यह मामला 2017 का है। बच्ची डीएसपी के घर रुकी थी, उसी दौरान उसके साथ डीएसपी पर रेप का आरोप लगा है और इस मामले में डीएसपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, मगर गया कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब डीएसपी की पत्नी के बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुनिए कि डीएसपी की पत्नी ने क्या कहा है। जी हमको बताई थी जी घटना के बाद बच्ची हमसे मिली थी तो बच्ची बताई थी कि हाँ मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है। तो क्या मतलब ये आपके द्वारा ही इस तरह का मतलब कि एफआईआर करवाया गया था बच्चे? नहीं वो लड़की का भाई किया है। अच्छा, लड़की का भाई किया है, लड़की का बयान हुआ। जब घटना घटित हुई थी 2017 में, उस समय वो बच्ची हमको बताई थी जी। मेरे साथ इस तरह घटना हुई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।